बर्फी वाली चुड़ैल। आज पिंटू का जन्मदिन है, लेकिन वह उदास होकर एक आम के पेड़ के नीचे अकेला बैठा रहता है। उसे अपने दिवंगत मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मम्मी पापा, मुझे याद है कि आप दोनों मेरा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते थे। अच्छे कपड़े, अच्छी सजावट, केक, मिठाइयाँ, चॉकलेट, बहुत सारे गुब्बारे, लाइटिंग, सब कुछ होता था। सवेरे सवेरे नहाने के बाद मंदिर में भगवान को प्रणाम करके आप लोगों का आशीर्वाद लेता था। इतना कहते कहते पिंटू के आंसू लुढ़ककर उसकी गालों पर आ जाते हैं। उसे भूख लगी रहती है। उसकी नजर एक पके हुए आम पर पड़ती है। भूख को कुछ हद तक कम करने का वही एक जरिया दिखाई पड़ता है। वह पत्थर उठाकर आम की तरफ कई बार उछालता है, लेकिन हर बार उसका निशाना चूक जाता है। ये आम भी मेरे नसीब में नहीं है। घर जाऊंगा तो चाची वही कल दोपहर वाली सूखी रोटी सामने फेंक देंगी, जो गले के नीचे नहीं उतर पाएगी। पहले उनकी डांट और बाद में सूखी रोटी खाने को मिलती है। पिंटू के पीछे एक आहट होती है। वह मुड़कर देखता है तो एक सुंदर स्त्री खड़ी होती है। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तुम? मैं पिंटू। आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मैं परदेश में रहती हूँ, कई सालों के बाद आई हूँ। तुम्हें बहुत भूख लग रही है ना? हाँ हाँ, आपको कैसे पता? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ बता रही हैं। चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी, बगीचे की सैर करवाऊंगी, झूले पर भी झुलाऊंगी। पिंटू यह सब सुनकर बहुत खुश हो गया और उस स्त्री के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मौसी, मुझे यहाँ से जल्दी वापस भी जाना है। अगर देर हुई तो मेरी चाची मुझे मारेंगी। पिंटू, तुम चिंता मत करो, मैं पहुँचा दूंगी। अब चलो मेरे साथ। रास्ते में पिंटू एक बच्चे को बर्फी खाते हुए देख लेता है। उसको लालच आती है और इधर उधर देखने लगता है। तुम्हें बर्फी बहुत पसंद है? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। चलो, हम दोनों मिलकर बर्फी खाएंगे। वह स्त्री सामने हाथ बढ़ाती है और उसके हाथ में बर्फी की थाली आ जाती है। मौसी, आपको तो जादू भी आता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे भी सिखा दो ना। ये लो, पहले बर्फी खा लो। पिंटू उस स्त्री को भी बर्फी खिलाने के लिए उठा लेता है। मौसी, आप भी खाओ। ये कितनी अच्छी बात है कि हम दोनों को बर्फी पसंद है। मुझे बर्फी से ज्यादा तुम पसंद आ गए हो। थैंक यू मौसी। वह पिंटू को लेकर एक पुराने घर में चली जाती है। खाने की थाली सामने प्रकट कर देती है। दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। खूब खाओ, प्रेम से खाओ, मत शर्माओ। मौसी, मम्मी पापा के जाने के बाद मुझसे अभी तक किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की थी। मैं मौसी हूँ तुम्हारी, प्यार तो करूँगी ही। तुम्हें नींद आ रही है? सो जाओ। पिंटू सो जाता है और वह स्त्री चुड़ैल के भेष में आ जाती है। भयानक चेहरा, लाल आँखें, पिंटू को देखकर मुस्कुराती है। यह पिंटू भी बहुत भोला है। कैसे मेरी बातों में आ गया, मेरी असलियत भी नहीं जान पाया। इसके माँ बाप नहीं है, कितना कमजोर हो गया है। इसने एक बात कही, मम्मी पापा के जाने के बाद किसी ने इतने अच्छे से बात नहीं की थी। सच कहूँ तो यह प्यार का भूखा है, लेकिन मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल क्यों पिघल रहा है? इतने में पिंटू की नींद खुल जाती है और वह चुड़ैल का भयानक चेहरा देखकर डर जाता है। मम्मी, मौसी, आप कौन है? मैं मौसी के पास जाना चाहता हूँ। पिंटू, तुम्हारी माँ का नाम क्या था? स्नेहा रावत। तुम्हारा ननिहाल रामनगर में है? हाँ हाँ। बेटा, मैं ही तुम्हारी मौसी हूँ। स्नेहा मेरी छोटी बहन थी। कई साल पहले मुझे मार दिया गया था और मैं चुड़ैल बन गई। मैं सभी लोगों से अपने गुस्से में आकर बदला लेने लगी, उन्हें मारने लगी। तुमसे मिलने के बाद मेरा दिल पिघल गया।
मुझे बड़ा डर लग रहा है। चुड़ैल फिर से सुंदर स्त्री बन जाती है और पिंटू को अपने पास लेकर प्यार भरी झप्पी देती है। पिंटू बेटा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार देती रहूंगी। तुम्हें जिस वस्तु की जरूरत हो मैं तुम्हें दूंगी। चलो थोड़ी सी बर्फी और खा लेते हैं। मैं तुम्हें रोज बर्फी खिलाऊंगी। मौसी जल्दी करो, नहीं तो चाची मुझे बहुत मारेगी। तुम्हारी चाची की ऐसी की तैसी कर दूंगी मैं। अब वह तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगा पाएगी। चलो तुम्हें झूला झुलाती हूँ। पिंटू अपनी मौसी के साथ बैठकर झूला झूलने लगता है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसके ऊपर मौसी के प्यार की बौछार होने लगती है। कुछ देर के बाद पिंटू की मौसी चुड़ैल उसे लेकर उसकी चाची के घर पहुंचा देती है। क्यों रे, कहाँ गायब हो गया था? रुक जा, अभी तेरी पिटाई करती हूँ। मेरी चोटी किसने खींची? मैंने खींची। मैं पिंटू की मौसी हूँ। लेकिन तुम हो कहाँ? यहाँ हूँ। अरे मम्मी मर गई। तुम तो चुड़ैल हो। सही कहा। मेरे भतीजे को बहुत कष्ट देती हो। नहीं, मेरा मतलब है अब नहीं दूंगी। मुझे मरना है क्या? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। सही कहा। इसको जरा भी खरोंच आई तो तुम्हारे सारे बाल नोच डालूंगी मैं इसको टच भी नहीं करूंगी। पिंटू की चुड़ैल मौसी बहुत सारी बर्फी, मिठाई और रुपए पिंटू को देकर चली जाती है। चुड़ैल गांव में हर दिन रात के समय सुंदर स्त्री बनकर पिंटू के घर में आती है। उसे बहुत सारे उपहार और उसकी हालचाल लेती है। उसे अपने साथ भी ले जाती है और कुछ देर के बाद छोड़ जाती है। एक दिन सूर्यास्त होते ही चुड़ैल सुंदर स्त्री के रूप में आ गई। अरे मौसी, आज आप जल्दी आ गई। हाँ, दिल ने याद किया तो चली आई। चलो चलते हैं। आज बर्फी लाना भूल गई? अरे हाँ, आज जल्दबाजी में भूल गई। चलो देर हो रही है। पिंटू को लेकर वहाँ से चल देती है। जंगल में पहुँचने के बाद पिंटू को जोर से हवा में उठा लेती है। अरे मौसी, आज आपको क्या हो गया है? इतने में वह स्त्री भयंकर काली चुड़ैल के रूप में सामने आती है। मैं तुम्हारी मौसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मौसी की दुश्मन हूँ। तुम मेरी मौसी नहीं हो, तुम एक गंदी चुड़ैल हो। वह चुड़ैल जैसे ही गुस्से से पिंटू का दोनों हाथ पकड़ती है, वहाँ पिंटू की मासी चुड़ैल आ जाती है। पिंटू की मासी चुड़ैल उस चुड़ैल को पकड़कर हवा में दूर फेंक देती है। मासी चुड़ैल, पिंटू मेरा बेटा, इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जलाकर राख कर दूंगी। वह चुड़ैल वहाँ से उड़कर डर कर भाग जाती है। पिंटू की मौसी पिंटू को गले से लगा लेती है। हकीमपुर शहर के पास एक सुनसान जगह थी, जहाँ एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसे लोग भूत बंगला कहकर बुलाते थे। एक समय वहाँ एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था, जहाँ एक परिवार रहता था। लेकिन कुछ समय से वहाँ कोई नहीं रहता था, ना कोई वहाँ आता ना जाता। वह बंगला खंडर बन चुका था, लेकिन लोगों का कहना था कि खंडर रात को बहुत सुंदर हो जाता है और वहाँ बहुत रोशनी हो जाती है, और कई लोगों को वहाँ सफेद कपड़ों में घूमते हुए देखा गया है। लेकिन जब भी उनके पास जाओ तो वो गायब हो जाते हैं। साथ ही जो वहाँ जाता है वह वापस नहीं आता, और वह कुछ दिनों बाद भूत बन जाता है। एक दिन रवि नाम का बच्चा अपने मामा के यहाँ हकीमपुर आता है, और उसे घूमने और नई जगह देखने का बहुत शौक होता है। तो वो अपनी साइकिल से पूरा शहर घूमता है। एक दिन घूमते घूमते रवि उस भूत बंगले के पास पहुँच जाता है। ये क्या है, इतना बड़ा घर और इतनी बुरी हालत में? चूँकि रात होने वाली होती है तो रवि सोचता है वो कल आकर देखेगा ये क्या जगह है, और वह वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचकर जब रवि और घर के बाकी लोग खाना खाने बैठते हैं, तब तो रवि, कैसा लगा हकीमपुर, और क्या क्या घूमा तुमने यहाँ? मामा जी, ये बहुत सुंदर जगह है, मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं है। सोच रहा हूँ कि यहीं रहूँ हमेशा के लिए। अरे वाह, ठीक है, तो यहीं तुम्हारा दाखिला करा देते हैं स्कूल में।
और सब हंसने लगते हैं। मामा जी, ये आज जब मैं बगीचे से घूमकर आ रहा था तो मुझे एक खंडर दिखाई दिया। वो किसका बंगला है? इतना बड़ा है लेकिन इतनी बुरी हालत में क्यों? तुम वहाँ से कभी मत निकलना, और वह जगह ठीक नहीं है, तो उस जगह से दूर ही रहो। इतना कहकर मामा जी वहाँ से चले जाते हैं। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो मामा जी इतना गुस्सा हो गए? मुझे मामा जी से बात करनी चाहिए। मामा जी, मुझे आपसे बात करना है, मैं अंदर आ जाऊं? आओ। मामा जी, शायद मैंने आपका दिल दुखाया है। मुझे नहीं पता उस जगह के बारे में। मैंने देखा तो आपसे पूछा। अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, आप चिंता ना करें। बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, हम ही तुमको उस जगह के बारे में बताना भूल गए थे। चलो अब रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। रवि सोने चला जाता है, लेकिन रवि उस बंगले के बारे में सोचता रहता है और सोचता है कि मैं घर जाने से पहले एक बार तो उस बंगले को देखने जरूर जाऊंगा। रवि एक दिन मौका देखकर भूत बंगले में चला जाता है। जैसे ही रवि अंदर जाता है, उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उसके आसपास है। और रवि पूछता है, कोई है? रवि को ऐसा लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है। अचानक आवाज आती है, चले जाओ यहाँ से अभी। कौन है? इतने में रवि को बहुत तेज धक्का लगता है और रवि बंगले के बाहर जाकर गिरता है। रवि डर जाता है। घर पहुंचकर, मामा जी, मैं उस खंडर वाले बंगले में गया था। किसी ने मुझे वहाँ बहुत तेज धक्का दिया और वहाँ किसी की आवाज भी आई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने मना किया था ना वहाँ जाने के लिए। वहाँ भूत रहते हैं और जो वहाँ जाता है वहाँ से वापस नहीं आता। इतने में मामा जी सोच में पड़ जाते हैं। रवि, तुम वापस कैसे आए वहाँ से? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे मारना चाहता है। मामा जी और रवि सोच में पड़ जाते हैं और दूसरे दिन ही मामा जी पंडित को बुलाते हैं और पंडित जी रवि से मिलते हैं। पंडित जी जब रवि के हाथ को देखते हैं तो उस पर ओम का निशान होता है। ये निशान तुम्हारे हाथ पर कब से है? ये तो मेरे जन्म से है। आज जो रवि हमारे सामने है वो इस ओम के निशान की वजह से ही है, और मुझे लगता है कि रवि उस घर को भूतों से मुक्त करा सकता है। वो कैसे? बंगले के पीछे जो नदी है, वहाँ एक तपस्वी काफी समय से तपस्या कर रहे हैं। हमें उनके पास चलना चाहिए। वे इस बंगले का सच जानते हैं। ठीक है, चलते हैं। और रवि, मामा जी और पंडित जी तीनों उन तपस्वी के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं, आपको इस घर के बारे में सब पता है, फिर भी आप कुछ नहीं करते, जबकि आपके पास इतना ज्ञान है। इस भूत बंगले की वजह से मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब मैं वापस इस बंगले के चक्कर में नहीं आना चाहता। इस भूत बंगले के कारण बहुत तबाही हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन औरों की जान की परवाह है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। महाराज, मैं वहाँ गया था, मैंने उन लोगों को महसूस किया है। असंभव, तुम वहाँ से बचकर कैसे आ सकते हो, क्योंकि वहाँ से तो कोई वापस नहीं आता। ये देखिए इसके हाथ पर निशान, जिसकी वजह से रवि वहाँ से बचकर वापस आ गया। ये निशान तो करोड़ों में से किसी एक के हाथ पर पाया जाता है। तुम साधारण बच्चे नहीं हो। चलिए ना महाराज, एक प्रयास करके देखते हैं। अगर हम सफल हो गए तो आगे से कोई और उन भूतों का शिकार नहीं होगा। ठीक है, कल मैं तुम लोगों के पास पूरी तैयारी से आऊंगा। ठीक है। लेकिन रवि, तुमको ही उस घर में प्रवेश करना होगा अकेले। मैं बाहर तुम्हारे लिए पूजा करूंगा, एवं इस बीच मुझे किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं चाहिए। जी महाराज, जैसा आप कहें। दूसरे दिन महाराज हकीमपुर जाते हैं और वहाँ अपनी पूजा प्रारंभ करने से पहले रवि को अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं, ये लो, ये गंगा जल है। इसे मैंने मंत्रों से और भी ताकतवर बना दिया है। अगर ऐसा लगे कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है तो इसे अपने आसपास छिड़क देना। कोई घातक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। इसके बाद इस मंत्र का जाप करते रहना। और ये धागा लो, इस धागे को घर के हर दरवाजे पर बांध देना। जब तुम आखिरी दरवाजे पर ये धागा बांधोगे तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। अब तुम एक बार और सोच लो कि क्या तुम तैयार हो? हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ।
मैं बस यही चाहता हूँ कि अब और कोई इस भूत बंगले में ना मारा जाए। बेटा, लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं सफल होकर ही वापस लौटूं। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। आज रात को 12 बजे हम ये पूजा प्रारंभ करेंगे और तुमको भी तभी निकलना है रवि। ठीक है महाराज। और पूजा शुरू होने के बाद रवि निकलता है। जैसे ही रवि भूत बंगले के अंदर पहुंचता है, उसे बहुत सारी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन तपस्वी के कहे अनुसार रवि मंत्र का जाप करता रहता है और जैसे ही उसे लगता है कोई उसे मारने का प्रयास कर रहा है, वह गंगा जल छिड़क देता है। शुरू के 1-2 दरवाजों पर तो रवि आराम से धागा बांध देता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे चोट लग जाती है और वे गिर पड़ता है। लेकिन रवि रुकता नहीं है। एक बार तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसे बहुत चोट लगती है। जैसे ही आखिरी दरवाजे की बारी आती है, रवि को आगे बढ़ने में परेशानी होने लगती है और घर की सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती हैं। रवि को ऐसा लगता है कि उसका कोई पैर खींच रहा है और उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन रवि आगे बढ़ता है और जैसे ही रवि आखिरी दरवाजे पर धागा बांधता है, रवि भूत बंगले के बाहर गिर पड़ता है और भूत बंगले से आग का गोला निकलकर आसमान में उड़ता दिखाई देता है। देखते ही देखते बंगला खंडर बन जाता है और वहाँ तपस्वी को समझ नहीं आता कि बंगला अब भूतों से मुक्त हो गया है। सब रवि के पास पहुँचते हैं। तपस्वी कहते हैं, बेटा रवि, आज तुमने वो कर दिखाया जो मैं कई सालों से करना चाहता था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। भगवान ने तुमको यहाँ सबकी जान बचाने के लिए भेजा था और तुमने बहुत साहस दिखाया। मुझे तुम जैसे बच्चे पर गर्व है।